सरकार के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधियों को, कानूनों को बनाती है। कार्यपालिका इन विधियों को या कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका भारत में न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कार्यों को करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। सरकारी कार्यों के जो कार्यकलाप हैं, वो कार्यकलाप यदि नागरिकों के विरुद्ध में है या कोई ऐसी विधि है जो नागरिकों के विरुद्ध में है या कानून से असंगत है या संविधान से असंगत है, तो उनको समाप्त करती है। लेकिन क्या हो कि जब हमारी न्यायपालिका के जो जजेस हैं, उनके द्वारा विधि के विपरीत कार्य किया जाने लगे, तो क्या होगा कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वह चरमरा जाएगी या हमारी राज्य व्यवस्थाओं का जो संचालन है वो सकारात्मक रूप से नहीं हो सकेगा। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को काफी स्वतंत्रताएं दी गई हैं अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन अगर उनके द्वारा विधि व्यवस्था के अनुरूप कार्य ना किया जा रहा हो तो उनको हटाने का भी प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में कर दिया है। तो आज हम समझेंगे कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान में क्या आधार हैं और जो प्रक्रिया है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 124(5) और अनुच्छेद 218। इसमें मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की होती है, और अनुच्छेद 218 में भी हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान किया गया है। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को। तो ये दो अनुच्छेद हैं जिसमें प्रावधान किया गया है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए। अब देखते हैं कि संविधान में हाई कोर्ट के जजों को हटाने का आधार क्या है, क्यों किसी को हटाया जाएगा। तो इसका आधार देखते हैं कि किस आधार पर हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो इसमें दो आधार बताए गए हैं, जिसमें से पहला है सिद्ध कदाचार, समझेंगे इसको ये क्या होता है, और दूसरा इसमें अक्षमता। ये दो आधार हैं जिन आधारों पर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अब पहला समझते हैं सिद्ध कदाचार। कदाचार का मतलब क्या हुआ कि जो स्पिरिट है या जो व्यवस्था बनाई गई है कि जजों को यह कार्य करना है, उससे इतर कार्य करते हैं, न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं करते बल्कि निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, आर्थिक गतिविधियों में, वित्तीय गतिविधियों में अनियमितता करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, अच्छा आचरण नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य है जो लोग गलत आचरण कर रहे हैं उनको सही आचरण करने के लिए बाध्य करना। अब जब जज ही गलत आचरण करने लगे तो उनको हटा देना ही उचित है। और दूसरा है अक्षमता। अक्षमता का सेंस यहाँ पर शारीरिक अक्षमता से है, शारीरिक अक्षमता से है। इसका मतलब ये हुआ कि जज मानसिक रूप से
सही से कार्य ना कर पा रहे हों, शारीरिक रूप से वो सही से कार्य ना कर पा रहे हों, और जो जज साहब हैं इनकी जो मन स्थिति है वह न्यायिक व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने में अक्षम है। प्रॉपर तरीके से उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, और दिमाग नहीं काम कर रहा है जज साहब का, मान लीजिए किसी का, तो वो दूसरे लोगों का दिमाग खराब कर देंगे। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अक्षमता का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि यूं ही कोई कह देगा कि जैसा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर उसके लिए समिति बनेगी, और समिति में डॉक्टर होंगे, राजनेता नहीं होंगे कि कोई राजनेता मान लीजिए किसी पार्टी के विरोध में कोई जज साहब निर्णय दे दे तो चले उनको हटाने के लिए बोल दे, इनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। उसके लिए प्रूवन होना चाहिए। तो दो आधार है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। मान लीजिए किसी जज को हटाने में ये दोनों आधार या कोई एक आधार समझ में आता है, तो इसको हटाने का प्रक्रिया क्या होगी? तो ये जो प्रक्रिया है इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि जजेस को हटाने की एक अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रक्रिया क्या है? इसमें हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पहले प्रस्ताव आए। प्रस्ताव कि में क्या क्या होगा? तो जो ये प्रस्ताव आएगा, इस प्रस्ताव में अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है कि लोकसभा स्टार्ट करती है कि कोई जज है उनको हटाना चाहिए, तो लोकसभा में यदि यह प्रस्ताव आया तो लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, अनिवार्य है। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में आया, यदि राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके बाद समिति अवस्था आती है। क्या? समिति अवस्था आती है। अब मान लीजिए ये प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में हो गया, तो क्या होगा? एक समिति बनाई जाएगी, और समिति का कार्य क्या होगा? समिति का कार्य होगा ये जो आरोप किसी जज के ऊपर लगाए गए हैं, क्या ये आरोप सत्य हैं या असत्य हैं? तो इस समिति में 3 सदस्य होंगे। अगर मामला हाई कोर्ट के जज को हटाने का है तो उसमें हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, या कोई अन्य न्यायाधीश होंगे। दूसरा इसमें कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या अन्य कोई। और तीसरा ये सदस्य जो इसमें होगा वह प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। प्रख्यात न्यायविद का मतलब जिसको कानून की, संविधान की बेहतर जानकारी हो, कानून का विशेषज्ञ हो। हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर, या वो किसी अन्य न्यायाधीश को भेजना चाहे तो वो मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य हाई कोर्ट का ही जज इसमें शामिल हो सकते हैं, और एक प्रख्यात न्यायविद होगा। अब इस समिति का कार्य क्या होगा? अब इस समिति का कार्य क्या होगा? और अब इस समिति का कार्य जो होगा, समिति का जो कार्य होगा
यह आरोपों की जांच करेगी। क्या? आरोपों की जांच करेगी। और जांच के क्रम में मान लीजिए ये बताया गया है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है इसलिए हटा दिया जाए, या वो कदाचार कर रहे हैं। तो अगर कदाचार कर रहे हैं तो इसमें प्रूफ, गवाही ढूंढी जाएगी कि क्या प्रूफ है कि उनके उनके द्वारा मिसबिहेवियर किया गया है, या शारीरिक रूप से अक्षम है तो इनके लिए ऐसी स्थिति में मेडिकल जांच होगी, या जो मेडिकल के विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह ली जाएगी। मान लीजिए यह जो समिति है यह पाती है कि यह जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है यह उचित है, यह उचित है कि जो कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया गया है यह सही है। तो अब क्या होगा? तो इसके बाद यह जो समिति है यह रिपोर्ट संसद को दे देगी। अब संसद के जो अधिकारी हैं, मान लीजिए लोकसभा स्पीकर के पास यह रिपोर्ट पहुंचती है, तो लोकसभा स्पीकर के पास यहाँ पर दो विकल्प है कि रिपोर्ट जो समिति के द्वारा दी गई है इसको स्वीकार कर ले या इसको अस्वीकार कर ले। यह लोकसभा स्पीकर की इच्छा पर निर्भर करेगा। यदि लोकसभा के स्पीकर इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाएगा। यदि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा समिति की रिपोर्ट को मान लिया जाता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उस प्रक्रिया को समझते हैं। अब प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया यह होगी कि संसद के दोनों सदनों से यह जो प्रस्ताव है उसे पारित होना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। और इसको पारित करने के लिए दोनों सदनों से यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत से, अलग अलग दोनों सदनों से यह विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रस्ताव लोकसभा में भी में पहले लाया जा सकता है या राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यहाँ पर रिमार्क करने वाली यह है कि इसे दोनों सदनों से पारित किया जाना अनिवार्य है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा उसको जानने से पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो विशेष बहुमत है इसका मतलब क्या हुआ। स्पेशल मेजोरिटी को समझ लेते हैं। विशेष बहुमत में दो कंडीशन होती हैं। क्या? दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन यह होती है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक सदस्यों द्वारा अनुमोदन या पारित किया जाना। कोई विधेयक है जिससे विशेष बहुमत से पारित होना है तो कुल सदस्य संख्या जो है सदन की, मान लीजिए 300 सदस्य संख्या है सदन की, तो इसका 50% से अधिक, तो ये हो जाएगा 150 + 1। पहली कंडीशन ये है कि 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाए। और दूसरी जो शर्त है विशेष बहुमत की वह यह है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मीन्स जितने भी सदस्य वहां पर उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसमें से 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित किया जाएगा, तब यह क्या होगा? विशेष बहुमत होगा। और राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेष बहुमत से ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया का वर्णन है।
अब मान लीजिए दोनों सदनों के द्वारा यह विशेष बहुमत से पारित हो गया, तो अब यह कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति साहब के पास। और यदि राष्ट्रपति साहब के पास यह जाएगा तो राष्ट्रपति साहब एक आदेश द्वारा जिस जज के विरुद्ध में यह प्रस्ताव लाया गया है उसको हटाने का एक आदेश पारित करेंगे। तो यह थी